थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है? वो इनिशियल पार्ट है, फिर इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होता है। बट बिफोर दैट चैप्टर के बारे में समझ लें। चैप्टर 11th का है, लेकिन इसका वेटेज है, ठीक है? 12th में और बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई में तो ऑब्वियसली पूछा जाता है। चैप्टर थोड़ा सा गंदा है, गंदा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, फॉर्मूले बड़े लिमिटेड हैं, ठीक है? लेकिन एक इंट्रोडक्शन के बाद आप क्वेश्चंस कर पाते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है? तो फॉर्मूले थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, तो मेरा सजेशन ये है कि चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, आपको सारे फॉर्मूले एक जगह पे कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है? ताकि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उनको रेफर कर पाओ। आप ऐसा करेंगे तो फिजिकल का कोई भी चैप्टर आपको ईजी लगेगा, नहीं तो फिर फॉर्मूले आपके बढ़ते जाएंगे। आपने जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, बहुत सारे फॉर्मूले आए होंगे, शायद आपको एक्सपीरियंस होगा। आए थे कि नहीं? हाँ सर। हाँ याद है सर। सबको फॉर्मूले? हाँ सर। बहुत अच्छी बात, अगर आपको याद है तो। अभी और भी बहुत सारे अब आने वाले हैं। तो अभी तक फिजिकल के आपने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, एक एटॉमिक, नहीं सर, वॉल्यूमेट्रिक भी हो गया आपका, गैसेस में। गैसेस भी हो गया। गैसेस में उतना नहीं था, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा होता है। तो मैं पहले इंडेक्स बना देता हूँ, है ना? फिर क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। चाहिए तो आप पैरेलली कॉपी करिए या वेट कर लीजिए। सर आपने वर्क के बाद क्या लिखा है? 2 मिनट मुझे दे दो, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा सा रुक जाओ। ओके सर।
चलिए जरा देखिए 2 मिनट, बाद में लिखिएगा। यानी क्या लिखा है इंडेक्स में, मैं रीड कर रहा हूँ। जनरल टर्मिनोलॉजी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एनर्जी, साइन कन्वेंशन, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। फिर आपका वर्क एंड इंटरनल, यहाँ तक आपका जो पार्ट है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। बेसिक टर्म और डेफिनेशन हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लिमिटेशन, enthalpy, heat capacity, work done in thermodynamic process, Carnot cycle, entropy and second law of thermodynamics। ये फिर आपका डिटेलिंग चैप्टर है। तो जहां तक मैंने आपको इंट्रो बोला है, यहाँ तक आपको बहुत सारे नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उनकी क्या डेफिनेशंस है, उनका क्या डिनोशन है, उनकी क्या यूनिट्स हैं, वो हमें जानना होगा। फिर कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन आपका जो है वो 8th पॉइंट से स्टार्ट होगा। इससे पहले सब कुछ थ्योरेटिकल है, तो मैं पहले लिखूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप कॉपी कर लीजिए अब इसे। सब बॉर्नेबर साइकिल वो सब इसमें नहीं आएंगे? बेटा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री होता है चैप्टर, तो अभी थर्मोडायनेमिक्स पर है, फिर थर्मोकेमिस्ट्री पर आएंगे। इसका सेकंड पार्ट मैंने बोला ना, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, हम पहले डायनेमिक्स करेंगे, बाद में केमिस्ट्री करेंगे। सर वो 12th क्या है, 12th टॉपिक? कैरनॉट, CARNOT, अंकल का नाम है, कैरनॉट अंकल थे। कॉपी हो गया सबका? यस सर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो थर्मो का मीनिंग क्या होता है, हीट। हीट। और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। मोशन या फ्लो। तो इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री which deals with the flow of heat during the process। तो केमिस्ट्री का ये वो पार्ट है जहां पर हम हीट फ्लो को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो जनरल टर्मिनोलॉजी हम इस सब पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसे कॉपी कर लीजिए डेफिनेशन को, ताकि मैं नेक्स्ट पेज पर आ पाऊँ।
हो गया कॉपी ना ये? Yes, sir. Yes, sir. आप कॉपी मत करो है ना, क्योंकि मैं थोड़ा जगह कितना छोड़ना है फिर आपको समझेगा नहीं। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे एक बार लिख लेने दो, फिर आप कॉपी करना।
चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या होता है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ स्टडी है, जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ के बारे में हम जानने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम को छोड़ दें तो यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, और इन दोनों को जो सेपरेट करने का काम करता है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो तीनों टर्म क्लियर है आपको कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। अब सिस्टम पर हमें काम करना है तो सिस्टम के बारे में ही डिस्कशन होना है। 3 तरीके के सिस्टम है, ओपन, क्लोज और आइसो। एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ओपन कप ऑफ टी, क्लोज कप ऑफ टी और फ्लास्क फिल्ड विद टी। मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ कि ये पहला एग्जाम्पल जो ओपन है, इसमें टी रखी हुई है और वो कप ओपन है, तो ऐसे केस में क्या हम एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ गई बात? तो ओपन सिस्टम मतलब एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। लॉजिकल है? यस आप सर। उसमें डाल सकते हो और हीट तो लिबरेट हो ही रही है। सेकंड, अगर हमने कप को लिड लगा दिया, कवर कर दिया, तो नाउ व्हाट वी कैन एक्सचेंज? energy. Only energy. ओनली ही। एक्सचेंज एनर्जी ओनली। अब आते हैं फ्लास्क फिल्ड विद टी। फ्लास्क है, क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? Nothing. नो एक्सचेंज। नो एक्सचेंज, क्योंकि ना तो हीट लिबरेट होगी और मैटर तो बाहर आना ही नहीं है। तो नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। लॉजिक समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, बाकी तो हो ही गया था, कॉपी करिए फिर आगे आते हैं। So फिर हम लोग यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम कैसे? किसके रेस्पेक्ट में लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं।
कॉपी हो गया? Yes, sir. एक सेकंड सर, बस एक सेकंड। Done, sir. सर 1 सेकंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। 2 मिनट रुक जाओगे ना? करिए फटाफट से, क्या रह गया है? करता हूँ। करिए। हो गया? यस सर। ठीक है, अभी मैं लिख लूँ, फिर कॉपी करिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा। सर अभी कॉपी करे कि रुक जाए? रुक जाओ 5 मिनट, है ना? ओके सर।
जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर कॉपी करिएगा। देखिए इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इतनी तल्लीनता से इतना सारा मैंने लिखा है, ठीक है। याद करना पड़ेगा, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं आप खुद देख पा रहे होगे, बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है याद होने में और बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप इनको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, फिर ट्रिक्स बताते हैं हम आपको। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं जो मैटर पे डिपेंड नहीं करता, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिव। जो डिपेंड करता है मैटर पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। तो ये डिफरेंस ही हमें याद रहे कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इसलिए आपका इंटेंसिव का इन आपको ये बता देगा कि हम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। रिलेट हो रहा है बात कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इंटेंसिव मतलब जो इंडिपेंडेंट है। अब आगे जाने से पहले हम एग्जाम्पल्स पे पहले आते हैं, ठीक है। और एक ये स्टेटमेंट आपको जरा समझना है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी पर मोल या पर ग्राम में है तो दैट इज ऑलवेज इंटेंसिव। क्या लॉजिक है वो समझने के लिए एग्जाम्पल्स पर हम आते हैं। अब देखिए मोलैरिटी, डेफिनेशन याद है, बहुत सारे टर्म्स आपके नहीं पढ़े हुए होंगे अभी, मैंने उनको भी यहाँ लिखा हुआ है, टर्म्स बाद में आएंगे पर लॉजिक यहाँ पे लगा लेते हैं अपन। मोलैरिटी पता है आपको, मोल पर लीटर, याद आ रहा है कि नहीं? मोलैरिटी, मोलैलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलार एंथैल्पी, मोलार एंट्रोपी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एटसेट्रा, ये सारे के सारे मैटर इंडिपेंडेंट हैं। मैटर इंडिपेंडेंट है। कुछ एग्जाम्पल समझाना बहुत आसान है, मैं उनको जैसे समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 100 degrees degrees Celsius. Celsius. अच्छा, मैंने जब आपसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो मैंने आपको पूछा कि 2 लीटर का कि 5 लीटर का? नहीं नहीं, sir. Sir. मैं पूछ लेता हूँ कि अगर 5 लीटर वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 Same, degrees. sir. एग्जैक्टली। फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, sir. No, sir. Hi, sir. बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ एग्जाम्पल समझना बहुत आसान है, जैसे मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, पर हर एग्जाम्पल के लिए डिफिकल्ट है। जैसे डेंसिटी भी कर सकते हैं अपन, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 gram per ml. 1 gram. आप उसमें ये तो लॉजिक नहीं कि 5 लीटर होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, ठीक है। डेंसिटी वाटर की 1 ही रहेगी, ठीक है। वो बिल्कुल मास और वॉल्यूम, आपका फॉर्मूला आप याद आता है, आप डेंसिटी की बात करते हैं, अरे वो तो मास बाई वॉल्यूम होता है तो मास चेंज होगा ना। डेंसिटी नेवर चेंज, मास चेंज होगा तो वॉल्यूम उस रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, but that ratio should be क्या, that always constant density because intensive property है, ठीक है। अब इतने सारे एग्जांपल्स हैं, आपको याद कैसे रहेंगे? तो मेरा कहना यह है कि all the concentration terms are intensive। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? all the concentration terms, याद है अभी अभी आपने वॉल्यूमेट्रिक में भी पढ़ा है, मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा था, सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स इंटेंसिव होते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, ये सारे। अब आते हैं राइट साइड पर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास, ऑब्वियसली मास मैटर, वॉल्यूम, मोल्स, गिव्स फ्री एनर्जी, आपने सुना नहीं है, एंट्रोपी आपने सुना नहीं है, इंटरनल एनर्जी भी आपने सुना नहीं है, बट ये सारे टर्म्स एक्सटेंसिव हैं। बड़ा मुश्किल है ये समझा पाना क्योंकि आपने सुने नहीं है, बट इसका भी एक ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक ये है कि ई से एक्सटेंसिव होता है और ई से होता है एनर्जी। एनी काइंड ऑफ एनर्जी ऑलवेज एक्सटेंसिव। जो यहाँ है और जो नहीं है, जो बाद में भी आएगी, बहुत सारे टर्म्स अभी आएंगे ही, तो याद रखिएगा सारे एनर्जी वाले एग्जाम्पल्स कम्स अंडर एक्सटेंसिव, सारे कॉन्सेंट्रेशन वाले एग्जाम्पल कम्स अंडर इंटेंसिव। बहुत काम आसान हो जाएगा क्योंकि इतने लिखे हुए एग्जाम्पल भी एनफ नहीं बोल सकते हम, और भी होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमने इंटेंसिव में लिखा है, प्रोडक्ट सम एंड रेशियो। ये आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट ले लो, सम कर लो या रेशियो ले लो, दैट ऑलवेज रिमेन्स इंटेंसिव। बट अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उनका रेशियो इंटेंसिव हो जाता है। अब ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? देखो मास क्या है, So ये वाला वही समझ बता नहीं। रहा हूँ, मास क्या है, इंटेंसिव कि एक्सटेंसिव? बोलिए। एक्सटेंसिव। और वॉल्यूम क्या है? Extensive. Extensive. और इनका रेशियो क्या है?
Intensive. Intensive. स्टेटमेंट रिलेट हुआ? Yes, sir. ठीक, तो इस तरीके के रिलेशंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव। ठीक है, बाकी सब रिमेन रहता है, केवल रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव हो जाता है, इसलिए इसे याद रखना पड़ेगा। आपको इस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे ही एक्स और वाई बोल दिया था। अब ये क्या समझ में तब आता है स्टेटमेंट जब कोई एग्जाम्पल दिमाग में होता है, वरना समझता नहीं है। ठीक है, और याद तो करना ही है, नो डाउट एग्जाम्पल्स अनलिमिटेड है, तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी अगर ई से आप एनर्जी और आई से इंडिपेंडेंट याद रखोगे तो। कर लीजिए कॉपी अब आप। डन सर। 2 मिनट हो गया हो तो बोलिए मुझे। 2 मिनट सर। सर 2 सेकंड ऊपर स्क्रॉल करना, बस 2 सेकंड। सॉरी बॉस, मैंने कितनी बार पूछा था, आपको ने सुना नहीं था तब क्या? मैं यही तो पूछ रहा था, अगर नहीं हुआ है तो बोल सकते थे ना आप। तो मैंने बोला था। किसी ने सुना था क्या भाई? मैंने बोला था सर 2 मिनट रुकना। हाँ सर, उसने बोला था। सर अब 2 मिनट, अब आप रुक जाओ।
कहाँ पर रह गया है? तो वो जो सेकंड जो पिंक में स्टेटमेंट है वो नहीं लिखी, बाकी सब लिख लिया। जो चाहिए वो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? नहीं सर, जैसे इसके हल्का सा ऊपर वाला पिंक वाला स्टेटमेंट देखना है। यस सर, यस सर। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर, यस सर, हो गया।
आप लोग कॉपी कर रहे हैं या अगर रुके हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूं? कॉपी हो गया। कर दो सर। चलो समझ लो फिर। बड़ा मीनिंगफुल टर्म है, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर टेम्परेचर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। डेल्टा टी इज जीरो बिकॉज चेंज इज जीरो। इनिशियल फाइनल कुछ भी हो सकता है, बट चेंज रिमेन्स सेम, मतलब जीरो रहने वाला है। एडियाबैटिक, इसमें हीट एक्सचेंज जीरो होगा, नो हीट एक्सचेंज। जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू इसमें जीरो होता है। ठीक। तीसरा है आइसोबैरिक। जो आइसो है तो वो आपको पता है सेम होता है, बार जो है ये प्रेशर का यूनिट है, तो वहां से लिया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या है, प्रेशर रिमेन सेम, तो डेल्टा पी जीरो हो गया। आइसोकोरिक, कोर टर्म जो है कॉर्नर्स को डिफाइन करता है, वॉल्यूम को डिफाइन करता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन सेम, डेल्टा वी जीरो हो गया। और साइक्लिक प्रोसेस, आप कहीं से भी जाएं, अगर इनिशियल स्टेज में वापस आ रहे हैं तो प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक। कॉपी कर लीजिए जिसका नहीं हुआ, और मुझे कॉपी करके बता दीजिए सर फटाफट। हाँ जी। सर एडियाबैटिक में नो हीट एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा ना? हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग टर्म है। हीट एनर्जी होती है, ठीक है, और टेम्परेचर क्वांटिटी होती है। सर लेकिन अगर कोई मतलब बॉडी में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा ना उसका? हम आपको केमिकली रिलेट करके बताएंगे, तब आप बात करिएगा। बेसिक लैंग्वेज में आप एक ही तरीके से डील करते हैं टेम्परेचर और हीट को। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, आप बोलते हो हीट लिबरेट हो रही है। आप ये तो नहीं कहते हो टेम्परेचर लिबरेट हो रहा है। हाँ ओके सर, ओके। समझा ना डिफरेंस? यस सर, यस। सर आप तो एक फोर्थ क्वांटिटी वाला है, एक पॉइंट एनर्जी। एक बार वापस समझा सकते हैं? कौन सा? फोर्थ वाला। डी, आइसोकोरिक। यस सर। देखो मैंने ये बोला कि वॉल्यूम अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक। छोटा सा एग्जांपल समझ लो, आप जिस रूम में बैठे हो वहां बहुत सारा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा, जो भी हो रहा है, बट आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम साइज तो कांस्टेंट है ना, यस सर। सो प्रोसेस कॉल्ड आइसोकोरिक। ओके सर। ठीक है। हो गया कॉपी? नो यस। सर, एक सेकंड। यस सर, हो गया।
सर एक डाउट है, पूछूं? बोलो। सर वो जो सेकंड पॉइंट में एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसमें क्यू है, तो क्यू हीट को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू तो चार्ज भी होता है। ये अच्छा डाउट था तुम्हारा। अच्छा, ये कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो जिस चीज का डिनोशन बना दिया गया तो वो लेटर फिक्स कर देना चाहिए? सर अभी तक कोई और क्यू नहीं आया, इसलिए तो मैं तो अभी तक चार्ज ही assume- सो प्लीज डोंट। हाँ, और चार्ज के लिए तुम बोलोगे ना तो 99% चार्ज को स्मॉल क्यू से लिखा जाता है। कैपिटल क्यू तो बहुत रेयर यूज होता है, बट अगेन मैं तुमको बोल दूं कि इन बातों का कोई सेंस नहीं है। बहुत सारे लेटर्स आप पढ़ोगे जो फिजिक्स में अलग होंगे, केमिस्ट्री में अलग तरीके से डिनोट होंगे। ओके सर। डन सर। हो गया पूरा? यस सर। ठीक, देख लो भाई, किसी का रह गया हो तो बता दो। हो गया सर, हो गया।
सर वो लास्ट पॉइंट उल्टा लिखा है क्या? उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सही कह रहे हो आप। सीधा कर लेना, मैं बाद में इरेज कर दूंगा। यस सर। कॉपी हो जाए तो बताइए मुझे। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में NFE लिखा है। हाँ, NFE लिखा है। कॉपी हो गया? एक मिनट सर। नहीं सर, वो आपने स्टार पे क्या लिखा है? कहाँ पे? वर्क के नीचे स्टार के बाजू में। अच्छा, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके। वहां तक पहुंचे हैं आप अभी?
Done, sir. चलो जरा देखो, रिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत यूज तो इसका नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है कि ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है। तो एक्चुअली बताओ क्या बन रहा है? आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोसेस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये प्रोसेस दोनों ही तरफ मूव कर रहा है और इक्वल स्पीड से मूव कर रहा है। ऐसा प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, सो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, जबकि कोई इरिवर्सिबल है यानी ए से बी का बनना, इट विल टेक फिक्स टाइम, जो भी टाइम लगने वाला है फिक्स टाइम है, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब पॉसिबल प्रोसेस है, जबकि ये बहुत आइडियल कंडीशन देने पर ही हो पाता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये बाई डायरेक्शनल है, जैसा मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, और इसमें इक्विलिब्रियम बना रहता है। इसी इक्विलिब्रियम की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रही, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मतलब कुछ नहीं हो रहा, बट एक्चुअली रिएक्शन इज मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड। ये बड़ा मतलब पूरा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर वही होगा, फिलहाल इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे। इसमें इक्विलिब्रियम आपको या तो इनिशियली मिलेगा या फाइनल मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस इतनी सारी टर्म्स कंडीशन है, इसलिए डिफिकल्ट है टू रियलाइज इन प्रैक्टिकल। एक्चुअल में ये सब चीजों को एग्जिस्ट कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि इरिवर्सिबल तो सारी रिएक्शंस हैं, आप जितनी भी पढ़ते हो केमिस्ट्री में मोस्टली सब इरिवर्सिबल है, यूनिडायरेक्शनल होती हैं। ठीक, इसके बाद वर्क क्या है? तो वर्क इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी जो हमें दिखता है, दैट इन टर्म्स ऑफ वर्क हम डिफाइन करते हैं उसे। अब ये काम कितने तरीके का है, तो जिस तरीके से भी आप उसे यूज करें, जैसे एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं, तो P इंटू डेल्टा वी क्या होगा? क्यों भाई? चेंज इन वॉल्यूम। Change in volume. चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, केमिस्ट्री में हमको सिर्फ यही वाला पढ़ना होता है, बता हम सब रहे हैं आपको, पर केमिस्ट्री को सिर्फ इतना ही चाहिए। ठीक है, फिर आता है मैकेनिकल वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ग्रेविटेशनल वर्क, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, फिजिक्स में पढ़ोगे। इलेक्ट्रिकल वर्क, ये केमिस्ट्री में भी आएगा, NFE, एफ आपने शायद पढ़ लिया हो, फैराडे कांस्टेंट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर। No, नहीं sir. पढ़ा, आएगा फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। और E होता है EMF, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें अभी P डेल्टा V पे फोकस करना है। ठीक है, कॉपी हो गया हो तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं। यस सर। Yes, sir.
कॉपी हो जाए तो बताइए। सर फिजिक्स वाले जो वर्क डन की साइन कन्वेंशन उससे कुछ प्रॉब्लम थी क्या कि इन लोगों ने चेंज कर दिया? फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप लिंक और रिलेट बिल्कुल मत करना, सेम चैप्टर आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, बट अगर आपने मैच करा या कंपेयर किया तो गया। यहाँ तो मैं मेरे रीजन दे सकता हूँ, फिजिक्स के रीजन आप फिजिक्स वालों से ही पूछेगा, उनके साइन कन्वेंशन अलग है। स्टार्ट हो गया क्या फिजिक्स में? नो सर। नहीं सर। सर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? वो मैं बताऊंगा अभी, आप पहले लिख के हो जाए तो मुझे बता दो। सर लिख लिया। सर 1 मिनट। सर फिर केमिस्ट्री का रीजन क्या है? जब सबका लिख के हो जाएगा तभी समझा पाएंगे। हो गया? यस सर। चलो देखो जरा, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। अब देखो भाई, ई और यू दोनों से डिनोट करते हैं, इस पर कोई डिबेट मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन में जहाँ पे ई या यू जो भी होगा वो आपको बताएंगे कि वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी सिस्टम की सम ऑफ ऑल द एनर्जी, कोई भी सिस्टम वो एटम से बना है, आयन से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, उसकी टोटल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इवन हमारा फर्स्ट लॉ भी इसी बात पे डिराइव्ड है, अभी आगे बताएंगे हम आपको। फिर आता है कॉमन यूनिट कन्वर्जन में टेम्परेचर का, ये आपने कन्वर्जन फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। हमने डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन दिखाया है। C/5 F-32/9 K-273/5, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो हमें केल्विन ही चाहिए होगा, डिग्री सेल्सियस भी नहीं चाहिए होता है। ठीक। एनर्जी का कन्वर्जन, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना। फिर से वही बोलूंगा कि कन्वर्जन सब बता रहे हैं, लेकिन जो चाहिए पड़ेगा वो सिर्फ ये वाला होगा। लीटर एटमॉस्फेयर 99% यही चाहिए पड़ता है हमको। साइन कन्वेंशन में देखिए, अगर ऑन द सिस्टम है, कंप्रेशन है और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम एक्सपेंशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। अब देखो याद करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। मुझे क्या टेक्निकली मैं आपको समझा रहा हूँ, वो जरा देख लीजिए। एक जनरल बात मैं आपसे पूछूं कि आप आपके किए हुए काम को पॉजिटिव बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं? पॉजिटिव। बोलिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हम अपनी चीज को हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। तो अगर हमने काम किया, ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है? वर्क डन बाय अस, हमने काम किया तो वो पॉजिटिव है। दूसरा, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूँ। ये स्प्रिंग है, ठीक, इसे अगर दबाना है, कंप्रेस करना है तो कौन काम करेगा? वी। आपको, हम लोग। आप करेंगे, तो वर्क डन पॉजिटिव। घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट, ऐसे मूव करता है, यही तो है। हाँ सर। ये नेचुरल डायरेक्शन है ना उसका। बट अब आप चाहते हो नहीं, ऐसे नहीं, हम तो उल्टा घुमाएंगे, तो आपको उल्टा घुमाना है तो वर्क कौन करेगा? बोलिए। हम लोग करें। तो फिर पॉजिटिव। तो इसलिए इन तीनों चीजों को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका उल्टा नेगेटिव हो जाता है। एक याद रखिए, दूसरा वाइस वर्सा। अब हीट में एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, और एब्जॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक तो पॉजिटिव। ये साइन इतने इंपॉर्टेंट है कि एकदम एक लाइन का न्यूमेरिकल आता है, आपका आंसर हमेशा मैच करेगा, साइन हमेशा गड़बड़ होगा, हमेशा साइन गड़बड़ होता है। तो साइन वाला पार्ट भाई जैसे लिख दिया है ऐसे ही याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप सोचोगे ज्यादा और कुछ मिक्स मैच करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है, आंसर आएगा पर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। ये हो गया है कॉपी, तो मैं आगे वाली स्लाइड पे चलूं। यस सर। ठीक है। यस सर। इंडेक्स के हिसाब से अभी हमें कहाँ होना चाहिए?
साइन कन्वेंशन ये तो कर लिया ना अपन ने, साइन कन्वेंशन, वर्क जीरो और जीरोथ लॉ। चलो पहली कहानी पर अब हम आ गए। सर सर बोलो। सर लाइक जब हीट अब्जॉर्ब होगी तो तब पॉजिटिव क्यों होगा, वो नहीं समझ रहा। हाँ जी, सर जब हीट अब्जॉर्ब करेंगे तब वो पॉजिटिव क्यों होगा, वो नहीं समझ रहा, उसका रीजन क्या है। सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखिए, सिस्टम हीट गेन कर रहा है ना। यस सर। तो ये तो देखो साइन कन्वेंशन हम बनाते हैं, जैसे आप एक्स वाई जेड एक्सिस डिफाइन करते हो ना, तो साइन कन्वेंशन हमारा बनाया हुआ कन्वेंशन है। हमने किसी चीज को डिनोट कर दिया कि भाई इस डायरेक्शन को हम एक्स बोलेंगे, इसके परपेंडिकुलर जाएगा, इधर की तरफ तो वाई, इसे जेड। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हम चाहे तो इसे एक्स ले लें, इसे वाई ले लें, इसे जेड ले लें, क्या फर्क पड़ता है। तो एक स्टैंडर्ड डिनोशन किया गया ताकि सबको समझना आसान हो, अदरवाइज आपको हर बार बताना पड़ेगा कि ये इसका मीनिंग क्या ले रहे हैं आप। ओके सर। देखिए जरा समझिए जीरोथ लॉ क्या है। इसे लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, लाइक ए और बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड दे विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस व्हाट कि ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। बात समझा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अगेन कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस क्योंकि वो यूजलेस टाइप का है इसीलिए वो जीरो है।
कॉपी हो गया? यस सर। सबका हो गया भाई? यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखो जरा, जीरो लॉ बता ही दिया था। फर्स्ट लॉ देखो, मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट थे फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि हर स्टेटमेंट एक ही बात जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि किसी क्लोज सिस्टम की एनर्जी, किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो है दैट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये आपने 10th में भी शायद पढ़ा होगा। इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक दूसरा स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जो भी है सब यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। टोटल एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो ये टोटल एनर्जी जो हम बार बार टर्म यूज करें, दैट इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। दिस इज कांस्टेंट। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, वेयर क्यू इज, क्यू क्या है बोलो? अरे चेंज इन हीट एनर्जी, एंड डब्ल्यू इज व्हाट, वर्क डन। ये है आपका हीट एनर्जी, तो ये आपका वर्क डन है। अब वर्क डन क्या होता है, क्योंकि हमने आपसे ऐसे बोला कि हमारा पी डेल्टा वी यहाँ पर यूज होने वाला है, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी, यू कैन प्लेस हियर आल्सो। तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी बन जाएगा। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी चीज में? नो सर। सर बट आपने वो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लिखवाया था। प्लस और माइनस, देखो ये मैंने अभी टोटल एनर्जी कांस्टेंट बताया, इसके बाद जो कंडीशन दी जाएगी उस कंडीशन के हिसाब से साइन लगाना होगा। अच्छा ओके सर। हाँ, अभी वो कंडीशन आपको दी जाएगी, एप्लीकेशन में आएगा वो पार्ट, वही साइन ही तो इम्पोर्टेंट है।
देखिए जरा क्या लिमिटेशंस थी, फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ये नहीं बताया, ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, ये नहीं बता पाया। तो दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया है उसने, ठीक है, जो आगे चल करके एक्सप्लेन होते हैं। फिर टर्म है एंथैल्पी, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। तो पीवी आप समझ पा रहे होंगे, हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस पी डेल्टा V। भाई U जो है इंटरनल एनर्जी है, जैसा मैंने आपसे बोला था कि हम इसे E से और U दोनों से ही लिखते हैं, तो आप चाहें तो E भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, राइट। दूसरा खास बात ये कि ये कैलकुलेशन एंथैल्पी का हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए फॉर्मूला या न्यूमेरिकल जब अभी हम करेंगे तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं, कब एंथैल्पी बोल रहे हैं, कब वर्क डन बोल रहे हैं, क्योंकि सब फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। तो ये आपको कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए मैंने याद रखने के लिए क्या बनाया है ट्रिक, वो मैं बता देता हूँ। मैं इसे डेल्टा H नहीं पढ़ता, मैं इसे HP पढ़ता हूँ, और मैं इसे EV पढ़ता हूँ। तो एक भी याद रहेगा तो दूसरा याद रहेगा। डेल्टा HP का मतलब क्या है, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। UV का मतलब एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इंटरनल एनर्जी। और वर्क डन तो डिफाइन हो जाता है इसीलिए। बात समझ में आ रही है आपको? यस यस सर। ऐसा करके आप याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो जब अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी एनर्जी गिवन है, बिकॉज नॉर्मली गिवन क्या होता है, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फाइंड द एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या निकालना है, मतलब एंथैल्पी निकालना है, ये अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। फिर वर्क डन P डेल्टा V इज इक्वल टू nRT होता है। इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं है, थर्मोकेमिस्ट्री में होता है, बट मैंने यहाँ रिलेट कर दिया। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। अगेन मैं ये जो G स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसका रीजन है, डेल्टा N तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, दिस G स्टैंड्स फॉर गैसियस, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगेन जब एप्लीकेशन आएगा तो मैं इसको यूज करके बताऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कॉपी हो जाए तो बता दीजिए। कॉपी हो गया सर। सबका हो गया कॉपी? यस सर। एक मिनट। कर लीजिए। हो गया? यस यस सर। अच्छा, मुझे जहां तक ये पता चला है कि नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है ऑफलाइन ही होगा शायद नेक्स्ट वीक से, ठीक है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट अगर ऑफलाइन होगा तो फिर इसके आगे का पार्ट जो है वो जीवाई सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो आगे करना है मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है, इसके आगे एप्लीकेशंस करने हैं, फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस, ठीक है। तो जैसा भी लेक्चर होगा तो आप भी आगे अगर सर लेते हैं तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है। कि हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी प्रैक्टिस और एप्लीकेशन बाकी है। और अगर ऑनलाइन होगा तो फिर एप्लीकेशन मैं आपको इसके आगे के कराऊंगा, ठीक है गाइस? हाँ सर। ठीक है, यस। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर।